आफ्टरनून चिल्ड्रन। 3.3 में सीधे हम चलेंगे सविनय अवज्ञा की सीमाएं। हमने कल पढ़ा था सविनय अवज्ञा के बारे में। उससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं भारत में राष्ट्रवाद कैसे शुरू हुआ, कैसे क्रांति वगैरह आई, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में सब। आज हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा की सीमाएं। 3.3 टॉपिक है। इसमें सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं। ऐसा जरूरी नहीं था उस समय जितने आंदोलन हुए, जरूरी नहीं था कि सारे ही समूह समाज के, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो अछूत हो, उस समय जो कहा जाता था उन्हें, वो सब इस आंदोलन से प्रभावित थे, ऐसा नहीं था। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का भी था। उस समय बहुत भेदभाव था, बहुत ज्यादा अछूत माना जाता था नीची जाति को। 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़न कहने लगे थे लोग अपने आप को। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरती थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि छुआछूत को कम किए बिना हम 100 साल तक आज़ादी को प्राप्त, स्वराज्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें छुआछूत को खत्म करना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया हरिजन। उन्होंने ये कहा कि जितने भी जिनको हम अछूत मानते हैं वो ईश्वर की संतान है, यानी वो हरिजन है। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों, कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया गया महात्मा गांधी के द्वारा कि उनको भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो और बड़ी जातियों को मिलते हैं। मैला ढोने वाले, पहले तो होता था कूड़ा, इवन वॉशरूम, टॉयलेट वगैरह भी साफ करने के लिए अछूत लोग घरों में आया करते थे, तो उन्हीं के लिए लिखा है मैला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे महात्मा गांधी कि भी ताकि लोग उनसे छुआछूत का बर्ताव ना करें। खुद महात्मा गांधी शौचालयों को साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों से रिक्वेस्ट की कि वो अपना हृदय बदले, परिवर्तन करें, अपने दिलों को बदले और अस्पृश्यता की इस पाप को छोड़ दे, ये छुआछूत की जो भावना है इसको छोड़ें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। जो छुआछूत के राजनीतिक नेता थे उन्हें लगता था कि छुआछूत तो खत्म होगा नहीं, तो वो अलग ही इसका हल ढूंढ रहे थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि जितने शिक्षण संस्थान खुले हुए हैं, स्कूल कॉलेजेस खुले हुए, वहाँ पर दलितों के लिए छुआछूत जिनके साथ होता, अछूतों के लिए रिजर्व कोटा होना चाहिए और अलग निर्वाचन क्षेत्र की भी बात की, यानी वोट डालने का अधिकार भी होना चाहिए। चाहे हम बड़ी जातियों के साथ वोट डालने ना जाए, लेकिन हमारे निर्वाचन क्षेत्र भी अलग होने चाहिए। ये उनके नेताओं ने मांग रखी। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से दूर हो सकती है। उनका ये मानना था, उनके नेताओं का, जो अछूत वर्ग के नेता थे, उनका ये मानना था कि हमारी ये अपंगता है, एक तरीके से हैंडीकैप्ड है हम लोग। अगर हमारे साथ छुआछूत का व्यवहार हो रहा है, हम अछूत हैं, तो हम हैंडीकैप्ड है एक तरीके से। और इस अपंगता को, इस बात को हम सिर्फ राजनीति गतिविधियों के द्वारा ही दूर कर सकते। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी बहुत कम थी, सीमित थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो खुद भी एक अछूत जाति थे, शेड्यूल कास्ट थे, हम पढ़ चुके हैं उनकी कहानी। उन्होंने 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन यानी डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, दमित यानी दबे हुए वर्ग के रूप में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की भी इन्होंने मांग की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया था पार्टी के साथ, अपने पूरी टीम के साथ मिलकर, उन्होंने भी अछूतों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। और गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने इस मांग को अंग्रेजों के सामने रख दिया। उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी जी भी शामिल थे, लेकिन गांधी जी बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र हो। वो ये चाह रहे थे कि एक ही निर्वाचन क्षेत्र हो, वहीं पर ऊंची जाति के लोग भी जाएंगे, वहीं पर दलित लोग भी जाएंगे वोट डालने के लिए। क्योंकि अगर हम उनके लिए, गांधी जी का ऐसा मानता, अगर हम दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र रखेंगे तो ये भेदभाव कभी खत्म नहीं हो पाएगा। और इस वजह से गांधी जी ने, जब उन्होंने देखा कि भीमराव अंबेडकर ने ये रिक्वेस्ट रख दी है गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कि भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, तो गांधी जी ने कहा नहीं, उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा। इस वजह से गांधी जी अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने आमरण अनशन कर दिया, यानी भूख हड़ताल पर गांधी जी बैठ गए। आखिरकार भीमराव अंबेडकर को उनकी बात माननी पड़ी और 1932 में पूना पैक्ट पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दी कि एक ही निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए।
इससे दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। यानी ये कहा कि एक ही निर्वाचन क्षेत्र होगा और जो संसद बनेगी उसमें इनकी आरक्षित सीटें होंगी, ये भी वहीं बैठेंगे एक ही उसमें, इनकी अलग संसद नहीं होगी। और आज तक ऐसा है कि इनका रिजर्व कोटा होता है, उस सीट पर सिर्फ दलित वर्ग के ही लोग आते हैं। भारत के कुछ, ये तो था दलितों का, अब आए अल्पसंख्यक, उसमें मुस्लिम वर्ग सबसे ज़्यादा एक्टिव था उस वक्त। तो भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया, उस समय इसमें शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते जा रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने एक तरीके से फूट डाल रखी थी, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ, इस तरीके से भड़का रखा था। तो संबंध बहुत खराब हो रहे थे दोनों ही जातियों के बीच में। दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे, मुस्लिम्स अपने उग्र जुलूस निकालने लगे, हिंदू अपने जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुसलमानों में कम्युनल राइट्स भी हो गए, सांप्रदायिक दंगे हो गए और बहुत लोग उसमें मारे जाने लगे। और इस वजह से दोनों समुदायों के बीच बहुत फासला बढ़ता चला गया। आखिरकार कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर से गठबंधन की, यानी मेल की कोशिश की और 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो ही जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर था, यानी जो फ्यूचर प्रतिनिधित्व आने वाला था, सबसे बड़ा सवाल वहां खड़ा हो गया कि हिंदू सीट पर बैठेंगे या मुसलमान इस सीट पर बैठेंगे। बहुत बड़ा ये सवाल नेताओं के सामने आ चुका था। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, एक मुस्लिम पार्टी के नेता थे, मोहम्मद अली जिन्ना, जो बहुत एक्टिव थे उस समय, उनका ये कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए और मुस्लिम बहुत प्रांतों यानी बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार है। उनका ये कहना था, मोहम्मद अली जिन्ना का, बहुत बड़े नेता हुए उस वक्त के, कि अगर मुस्लिम्स को भी बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी विधायिका में तो वो अपनी मांग छोड़ने के लिए तैयार है, जिसमें उन्होंने एक मांग रखी थी कि मुस्लिम लीग अलग होगी और हिंदूज अलग होंगे। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका, यानी जो कांग्रेस से अलग हो चुके थे, एक बहुत बड़ा तबका था मुसलमानों का, किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं थे। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर बहुत चिंतित थे कि क्या होगा देश का। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान ही ना खो जाए। यानी उन नेताओं को, अल्पसंख्यकों के नेताओं को ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो, जो फ्यूचर देश हमारा बनने जा रहा है, आज़ादी मिलने जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि अल्पसंख्यकों के संस्कार, उनकी आइडेंटिटी सब कुछ खत्म हो जाए और हिंदू राज यहाँ पर स्थापित हो जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे नेता इस चिंता में अपने जीवन को काट रहे थे। उनको ये चिंता सता रही थी कि क्या होगा दोनों ही जातियों के बीच में। ठीक है बेटा, तो इसके बाद का अभी हम थोड़ी देर में करते हैं सामूहिक अपनेपन का भाव, जो कि चौथा टॉपिक है।